Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। हम पढ़ रहे हैं अपना क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में हमारा टॉपिक चल रहा है सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी। और उनमें से कुछ मेथड्स हमने देख लिए हैं, जैसे कि हमारा हो गए ऑब्जर्वेशन मेथड, फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड, फिर हमने कोरिलेशनल रिसर्च और सर्वे रिसर्च। इस तरीके के 3-4 मेथड्स हमने देख लिया। और आज हम देखने वाले हैं बचे हुए हमारे 2 मेथड्स, जिनमें सबसे पहला हमारा आता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और फिर एक और हमारा आएगा जिसका नाम होगा केस स्टडी। ओके, तो नहीं, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, टेस्ट का मतलब आप सबको पता है, टेस्ट करना, टेस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें तो आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि ये जो टेस्ट है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। अब नॉर्मल टेस्ट से साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या डिफरेंस आता है वो देखिए। तो इंडिविजुअल के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको एसेस करने का जो मतलब एक कंसर्न है वो साइकोलॉजी में हमेशा से रहा है, बिल्कुल बिगिनिंग से रहा है। और इसी से अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीके के टेस्ट बने जिससे कि इंडिविजुअल डिफरेंस को स्टडी किया जा सकता है। अब देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस जो आता है इंडिविजुअल में, दो लोगों में, अगर ये राम है और ये श्याम है, तो ये राम श्याम से अलग है, ये पता कैसे चलेगा? वैसे दिखने में तो ये 2 लॉलीपॉप लग रहा है, लेकिन 2 इंसान ही है, आप समझ लीजिए। अरे भाई साहब, तुमको थोड़ी बुलाया है, राम श्याम को हम रख रहे हैं इधर। ओके, तो यहाँ पे राम है और श्याम है, तो इनमें डिफरेंस हम पता करने के लिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें जानना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट इसीलिए किया गया है कि वो ह्यूमन कैरेक्टर्स को जान पाए, जैसे कि इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज, एजुकेशनल अचीवमेंट, एट्सेट्रा 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 एट्सेट्रा। हो गई बात। अब इनके पर्पस भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहला तो हम जानते हैं ह्यूमन कैरेक्टर्स को। अब ह्यूमन कैरेक्टर्स को जानकर हमें पर्पस क्या है, हमें फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि इनको हम अलग अलग सेटिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, ट्रेनिंग, गाइडेंस, डायग्नोसिस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इनका कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग अलग होता है कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिर आपका गाइडेंस क्लिनिक्स, इंडस्ट्रीज, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ किया जाता है। ओके, ये होगा एक बेसिक सा इंट्रो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। अब देखते हैं, एक और टॉपिक आता है यहाँ पे जिसको कि हम कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी। इस बात को आप ध्यान देना आराम से, ऑब्जेक्टिविटी। अब हम यहाँ पे ना सवाल ये बनता है कि आप कैसे कह सकते हो कि एक टेस्ट ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, क्या क्या क्राइटेरिया है, या फिर आप उसको घुमा के भी बोल सकते हो कि अगर ये क्राइटेरिया है तो ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव है। जैसे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं वैसे ही है। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला है? ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ 2 or more रिसर्चर administer a psychological test on the same group of people, both of them would come up with more or less the same value for each person in the group। सिंपल सी बात है, बात है आसान भाषा में मैं अगर कह दूँ कि अगर 2 रिसर्चर ने एक लोग के ऊपर किसी टेस्ट को किया है तो दोनों का रिजल्ट जो है वो लगभग सेम आना चाहिए। जैसे अगर ये हमारी ये रिसर्च है मिस्टर राम और ये रिसर्चर है मिस्टर राधे, ये है राम भैया, ये है राधे भैया। ओके, नहीं, राम सर और राधे सर दोनों रिसर्चर है। और इन्होंने एक लड़का है, कुछ भी मान लो, क्या ही नाम दूँ लड़के का, ठीक है लड़के बोल देते हैं। तो इन्होंने लड़के के ऊपर टेस्ट करा कुछ, तो इन्होंने एक टेस्ट इन्होंने करा टेस्ट, तो इसका वैल्यू मानो 70 अगर आया, राम सर ने अगर टेस्ट किया तो इनका वैल्यू 70 आया। तो अगर राधे सर भी वही टेस्ट को करेंगे तो इनका भी वैल्यू 70 के आसपास आना चाहिए, या तो 68 आ जाए, नहीं तो सॉरी 80 कहाँ से आ रहा है, 71, 72, मतलब आप समझ लीजिए कि 65 से लेके 75 के अंदर तक आना चाहिए। ओके, तो हम कहेंगे कि लगभग सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब लगभग नहीं, मतलब आसपास आ रहा है सेम। ओके, अब दूसरी बात है
कि अगर किसी टेस्ट को साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्टिव बनना है देन इट इज़ एसेंशियल दैट द आइटम शुड बी वर्डेड इन सच ए मैनर दैट दे कम्युनिकेट द सेम मीनिंग टू डिफरेंट रीडर्स। अब बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम वर्बली नहीं लेते हैं, इंडिविजुअली नहीं लेते, हम एक ग्रुप में बांट देते हैं कि तुम लोग आंसर करो। तो वहाँ पे भी जो टेस्ट है उनको उनको प्रोसेस ऐसे किया होना चाहिए कि अलग अलग लोग भी उनको पढ़े तो उनको मतलब सेम आना चाहिए, मतलब उनका सेम ही मतलब उन दोनों के ऊपर कन्वे करना चाहिए। ओके, उन दोनों को सेम मतलब कन्वे होना चाहिए। ओके, ऑल्सो जो इंस्ट्रक्टर है टू द टेस्ट टेकर्स अबाउट हाउ टू आंसर द टेस्ट आइटम शुड बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। और जो टेस्ट ले रहा है, जो इंस्ट्रक्टर है, उनको पहले से ही जिनके ऊपर टेस्ट लिया जा रहा है उनको इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से एडवांस में क्लियरली दे देना है। और द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट एज एनवायरमेंटल कंडीशन, टाइम लिमिट, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि क्या इंडिविजुअली होगा, ग्रुप में होगा, शुड बी स्पेल्ड एंड द प्रोसीजर फॉर स्कोरिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स नीड टू बी डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे क्या क्या देखो, यहाँ पे बोला है इंस्ट्रक्शन दे देना है। अब इंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ रहा है, तो इंस्ट्रक्शन में हमारा सबसे पहला आ रहा है कि आपका एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा होना चाहिए, फिर आपको टाइम कितना मिलेगा, फिर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, क्या वो इंडिविजुअल को दे देगा, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल टू ग्रुप या फिर ग्रुप टू ग्रुप होगा, उसका सेटिंग क्या होगा, शुड बी स्पेल्ड यानी बता दिया जाना चाहिए। और किस तरीके से पार्टिसिपेंट का रिस्पॉन्स जो है वो स्कोर किया जाएगा वो भी पहले से उसको अच्छे से पता होना चाहिए और लोगों को वो कन्वे कर देना चाहिए। ओके, तो ये हो गई एट्रीब्यूट्स नहीं, ऑब्जेक्टिविटी। तो अगर टेस्ट को ऑब्जेक्टिव होना है तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर अगर ये क्राइटेरिया है तो हम कहेंगे कि टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव है। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट हमारा है एट्रीब्यूट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अब देखो एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, एट्रीब्यूट क्या है वो हमने पहले ही बात कर लिया है। एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स। अब साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है हमारे, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला है कि टेस्ट जो है वो रिलायबल है कि नहीं, इसकी रिलायबिलिटी चेक करना। ओके, reliability refers to the consistency of the scores obtained by an individual on the same test on two different occasion। तो टेस्ट रिलायबल है ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो टेस्ट रिलायबल है कि नहीं ये पता लगाएंगे जब एक इंसान ने दो अलग अलग सिचुएशन पे एक ही टेस्ट पे सेम स्कोर किया हो, तब हम कहेंगे कि टेस्ट जो है रिलायबल है। अगर ये लड़के हैं, जो लड़का हमने पहले लिया था वो लड़का अगर है तो इसने टेस्ट ए को टेस्ट मानो ए टेस्ट है, टेस्ट ए है, और ये है सिचुएशन वन में अगर उसने 70 स्कोर किया है, और अगर सिचुएशन 2 पे भी उसके ऊपर सेम टेस्ट किया जाता है और वो भी 70 ही स्कोर करे, तब हम कहेंगे टेस्ट रिलायबल है। मतलब एक इंसान का अलग अलग सिचुएशन पे उस टेस्ट पे स्कोर का कंसिस्टेंसी कितना है, लगातार कितना वो अच्छे से कर पा रहा है। ओके, अब हम इसको टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी भी ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं। मतलब एक बार हमने टेस्ट किया, फिर हमने उसी टेस्ट को दोबारा किया यानी रीटेस्ट किया, और फिर हम चेक कर सकते हैं कि टेस्ट ये रिलायबल है कि नहीं, विच इंडिकेट्स द टेम्पोरल स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट स्कोर ओवर टाइम। जैसे कि हम जो टेस्ट का जो स्कोर है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, कितने स्टेबल तरीके से एक स्कोर बन पा रहा है, उसको हम चेक कर सकते हैं। इट इज़ कंप्यूटेड बाय फाइंडिंग आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ स्कोर ऑन द सेम सेट ऑफ पर्सन। तो हमने कोरिलेशनल रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर दो वेरिएबल है टेस्ट में किसी में, तो अगर दोनों वेरिएबल एक साथ एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट होगा। अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा अगर घट रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है या फिर एक बढ़ रहा है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो वहाँ पे वो ज़ीरो कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो इससे जब हम टेस्ट का या फिर वही सेम सेट ऑफ पर्सन, सेम जो ग्रुप ऑफ पीपल का हम अगर ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि टेस्ट में जो स्कोर है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है, अनदर काइंड ऑफ टेस्ट रिलायबिलिटी इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। अब ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या है,
इसको थोड़ा समझ लेते हैं। It is given that an indication about the degree of internal consistency of the test. This is based on the assumption that items of a test, एक थोड़ा कम करती हूँ इसको, items of the test if they are from the same domain should correlate with each other. तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी ये कहता है कि अगर दो टेस्ट ऐसे हैं जो कि सेम डोमेन से हैं तब वो आपस में कोरिलेट करना चाहिए, मतलब आपस में रिलेटेड होना चाहिए। कैसे, आप एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मानो एक टेस्ट है, टेस्ट ए जो कि आईक्यू को मेजर करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और टेस्ट बी है और टेस्ट बी भी क्या करता है, हमारा आईक्यू को ही मेजर करता है। तो क्योंकि आईक्यू दोनों मेजर कर रहे हैं तो इन दोनों का जो डोमेन है वो सेम हुआ। या फिर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईक्यू ना कहकर आप इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं। इंटेलिजेंस को अगर दो टेस्ट मेजर कर रहा है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होने चाहिए क्योंकि ये दोनों एक ही डोमेन से हैं। और अगर ऐसा भी है मतलब टेस्ट, तो भी हम कहेंगे ये रिलायबल है। ओके, नेक्स्ट ये कहता है कि अगर दो टेस्ट डिफरेंट डोमेन से है, जैसे कि एक में एप्पल है और एक में ऑरेंज है, देन दे वुड नॉट, तब वो कोरिलेट नहीं करेंगे। आसान सी बात है। तो अब हम इनका जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है, ये लोग रिलेटेड है कि नहीं, या फिर मतलब इनमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं, इसको पता कैसे लगाते हैं। तो टेस्ट को जो है ऑड और इवन में हम डिवाइड कर देते और उससे हम पता लगाते कि ये जो टेस्ट है ये कोरिलेटेड है कि नहीं, ऐसे है ना। जैसे अगर हम मानो टेस्ट 1 है, मुझे लगता है खाली जगह मुझे बहुत रखनी चाहिए साइड में। अगर टेस्ट 1 है और यहाँ पे मानो टेस्ट 2 है, तो यहाँ पे अगर आइटम है मानो 1 से लेके 6 तक और यहाँ पे भी आइटम है 1 से लेके 6 तक, तो हमने यहाँ से जो पहले ऑड वाले हैं मानो जैसे 1, 3 और 5 इनको रख दिया, और फिर यहाँ से हमने जो इवन वाले हैं जैसे कि 2, 4 और 6 इनको रख दिया, और इन दोनों में हम कंप्यूट करके हम देखते हैं क्या ये दोनों जो है कोरिलेटेड है या फिर इनका जो स्कोर है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। मतलब मानो 6 आइटम है और 3 आइटम ने, मतलब इस टेस्ट के जो ऑड आइटम है उनको भी हमने इधर रख दिया, इस टेस्ट के जो ऑड आइटम है उनको हमने इधर रख दिया, और फिर इसका मतलब इस टेस्ट का जो स्कोर है उसको हम देखेंगे, इसका भी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि आपस में स्टेबिलिटी है कि नहीं स्कोर में। और अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि ये सेम डोमेन से है तो ये कोरिलेट है, इनका जो स्कोर है वो कंसिस्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट है वैलिडिटी चेक करना। देखो, रिलायबिलिटी का मतलब है कि क्या ये टेस्ट रिलायबल है कि नहीं। तो रिलायबल हम कैसे चेक करते हैं, अगर जैसे मानो कोई अगर आपका दोस्त है, चलो छोड़ो दोस्तों की बात नहीं करते, कोई ऐसी आपका जान पहचान का आदमी है, वो आपसे पैसे मांगता है, तो आप देखो कि क्या ये आदमी रिलायबल है। मतलब इसके पहले के रिकॉर्ड्स आप देखोगे कि या इसने मेरे भाई से पैसे लिए थे, क्या वो वक्त पे दे दिया, या फिर मैंने सुना था इसने उस पड़ोसी से पैसे लिया था, पड़ोसी नेबर से पैसे लिया था, तो उनको लौटा दिया कि नहीं। अगर दे दिया तो आप समझ लीजिए मतलब इसका जो पैसे लौटाने का जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, स्टेबल है। इसका जो ये बिहेवियर है ये कंसिस्टेंट है, तो आप समझ लीजिए कि नहीं ये बंदा रिलायबल है, हम इनको पैसे दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप इसको याद रखना। अब वैलिडिटी चेक करना, तो वैलिडिटी का मतलब है क्या ये वैलिड है। अब वैलिड है हम कैसे चेक करते हैं, अगर मैंने बोला कि मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ, तो मैं अगर साइकोलॉजी पढ़ा पाऊँ तो ही ना मेरी बात वैलिड हुई कि मैं चलो साइकोलॉजी की टीचर हूँ। अगर कोई इंसान क्लेम करता है कि मैं मैथ्स की टीचर हूँ या फिर मैंने डिग्री करी है, तो वो वैलिड तब होगा जब कोई वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। सेम गोज विथ साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑल्सो। अगर कोई टेस्ट किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को क्लेम कर मतलब मेजर करने के लिए क्लेम करता है, तो अगर वो कर पाता है तभी वो टेस्ट हम कहेंगे वैलिड है। जैसे कि if you have constructed a test of mathematics achievement, whether the test is measuring mathematical achievement or for example language proficiency, तो अगर आप किसी टेस्ट को मैथ्स के अचीवमेंट को चेक करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया है, तब क्या वो मैथ्स के अचीवमेंट को कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है या फिर वो इसको छोड़ के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देख रहा है लोगों की।
तो अगर वो लैंग्वेज देख रहा है तो वो क्या है, वैलिड है, नहीं वैलिड है। अगर वो मैथ्स ही देख रहा है तभी वो अच्छे से वैलिड है। ओके, सिंपल सी बात है। अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नॉर्म्स, मतलब एक और एट्रीब्यूट है नॉर्म्स। तो नॉर्म्स बेसिकली क्या है, नॉर्म्स हम कैसे लेते हैं, देखो नॉर्म्स का जो बेसिक हमारा ऐसे नॉर्मल सी मतलब होता है वो उसका मतलब होता है रूल्स, मतलब बेसिक इंग्लिश में अगर मतलब देखें। बट यहाँ पे हम नॉर्म को नॉर्मल बोल रहे हैं या फिर एवरेज बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, यानी किसी ग्रुप में जो एक एवरेज परफॉर्मेंस हो रहा है उसी को हम उस ग्रुप के लिए नॉर्म बना देते हैं कि चलो, मतलब यही नॉर्म का मतलब है यही चला आ रहा है, ऐसे टाइप कुछ है। ओके, तो ए टेस्ट बिकम स्टैंडर्डाइज व्हेन द नॉर्म्स आर डेवलप फॉर द टेस्ट। तो एक टेस्ट का स्टैंडर्ड तभी बनता है या फिर वो टेस्ट स्टैंडर्डाइज तभी होता है जब वो टेस्ट के लिए हम नॉर्म्स बना देते हैं या फिर कुछ रूल्स बना देते हैं। ओके, तो नॉर्म क्या है, नॉर्मल या फिर एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। और ये जो नॉर्म्स है किस पर बेस्ड होता है, जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में लोगों के एज कितनी है, उनका सेक्स क्या है, सेक्स यानी जेंडर आप समझ लीजिए, प्लेस ऑफ रेसिडेंस वो लोग कहाँ रहते हैं, यही सारी बात है। और ये जब हमने एक एवरेज बना लिया है कि चलो किसी भी ग्रुप है उस ग्रुप का एवरेज 15 है, चलो हमने ये मान लिया, तो इस ग्रुप का हमने नॉर्म कितना ले लिया 15, तो वहाँ पे हम और लोगों का जो स्कोर है उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी का स्कोर आया मानो 19 आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो स्कोर है ये एवरेज से ज़्यादा आ रहा है। ओके, और अगर किसी का स्कोर आया मानो 9, तो अगर 9 आया तब हम क्या कहेंगे, ये जो क्या है ये एवरेज से कम आ रहा है। ओके, समझ आ गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, अब देखो साइकोलॉजिकल टेस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट में भी ना अलग अलग मतलब एट्रीब्यूट के बेस पे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला लैंग्वेज आएगा, फिर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डिफ़िकल्टी लेवल पे। तो लैंग्वेज के बेसिस पे 3 तरीके का है। सबसे पहला हमारा आएगा वर्बल। तो वर्बल लिटरेसी इज़ रिक्वायर्ड, मतलब लिटरेसी यानी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है वर्बल टेस्ट के लिए, क्योंकि ये कुछ कुछ रिटन होता है, मतलब वर्बल जो टेस्ट होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। ओके, दूसरा है नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल्स में आपको जो आइटम्स है वहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको आइटम्स है वो सिंबल या पिक्चर्स के तौर पे दिखाया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका टेस्ट होगा। और परफॉर्मेंस टेस्ट में जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक ऑर्डर में परफॉर्म करना होगा किसी भी चीज़ को, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, लेकिन एक रिस्पेक्टिव एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मूव करना। जैसे कि यहाँ पे मानो 5 बॉक्स रखे, 1 2 3 4 5 ऐसे बॉक्स रखे हैं। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे करके 5 करके ऐसे नंबर दे दिया, तो आपको बोला इसको इधर मूव करो लेकिन बड़े से छोटे में करो, अब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। तब आप कैसे करोगे, 5 रखोगे पहले, फिर 4 रखोगे, 3 ऐसे करोगे ना। हम मैथ्स में नहीं करते इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, जिसको कि हम असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं, तो वही बात है। तो इस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ चीज़ों को मूव करना होगा, यानी आपको परफॉर्म करना होगा, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे भी हम देखते हैं कि टेस्ट कितने प्रकार का है। तो हम किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, 2 तरीके से। सबसे पहला हमारा आएगा इंडिविजुअल टेस्ट। तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल, एक इंसान दूसरे इंसान का टेस्ट ले रहे हैं, तो वो कैसा होगा, वो फेस टू फेस होगा, 1 पर्सन को एट ए टाइम होगा, और वो कैसा होगा, फेस टू फेस होगा। और जो सेटअप होगा वो होगा सिटेड बिफोर द टास्क टेकर एंड नोट्स डाउन द रिस्पॉन्स। जो टास्क ले रहा है इंसान, जो टास्क टेकर है, जो रिसर्च कर रहा है, लाइट को मत ये करो, मूव करो, जो टास्क को वो कर रहा है, टेस्ट ले रहा है, वो इंसान सामने बैठा रहेगा और अपना जो रिस्पॉन्स आ रहा है सामने से उसको नोट करेगा। ओके, और ग्रुप में एक लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ टेस्ट दिया जाएगा, और जो इंस्ट्रक्शंस है वो रिटन होगा टेस्ट के कॉपी पे। जैसे हम वो नहीं देते, एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो है
वो हमारे पेज पे लिखा होता है, फ्रंट पेज पे, मतलब फ्रंट में क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा, सामने लिखा होगा, या फिर बहुत बार आंसर शीट के सामने लिखा होता है। तो ऐसी बात है, यही बात है, रिटन होगा। और जो ग्रुप टेस्ट है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक साथ बहुत लोगों का लिया जा सकता है। और लेकिन वहाँ पे एक और लिमिटेशन है थोड़ी सी, देखो अच्छाई बुराई तो हर जगह पे होती है। तो ग्रुप टेस्ट की बुराई ये है क्योंकि वहाँ पे किसी को आप स्पेशल अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है कि कोई बंदा मोटिवेट उतना ना हो उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है करना है कर देते हैं, और हो सकता है वो कई बार फेक रिस्पॉन्स दे। अब नेक्स्ट हमारा एक और टाइप का टेस्ट है जहाँ पे स्पीड और पावर टेस्ट के नाम पे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो क्लासिफाइड है। तो सबसे पहला हमारा आता है स्पीड टेस्ट। तो नाम से पता लग रहा है कि आपकी स्पीड चेक की जाएगी कि आप कितने स्पीड पे कितने टाइम लिमिट के अंदर आपने सारे आइटम का आंसर दिया है। जो टास्क टेकर है वो यही चेक करेगा। दूसरी बात है ये इवैल्यूएट करेगा कि आपका बेसिस ऑफ टाइम टेकन टू आंसर ऑल द आइटम्स एक्यूरेटली। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा जाएगा कि आप मतलब कि आपने कितने टाइम लिमिट के अंदर कितने आंसर दिए हैं। फिर देखा जाएगा कि आपने जितना टाइम लिया है उसके अंदर आपने एक्यूरेट कितना आंसर दिया है। और यहाँ पे आपको जो डिफ़िकल्टीज़ है ना, वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी स्पीड टेस्ट में आपको दी जाती है। ऑल आइटम्स आर ऑफ द सेम डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आपकी होगी, लेकिन जितने भी आइटम्स होगा वो सारा सेम डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपका कुछ और चीज़ नहीं चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ आपकी चेक कर रहे हैं कि आपकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ पे सेम डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी आपको मिलेगा, तो एक ही जैसा डिफ़िकल्ट होगा, ताकि आप एक तरीके से सबको सॉल्व कर पाओ और आप कितनी स्पीड पे कर पा रहे हो वो हम देख पाए। ओके, नेक्स्ट हमारा आएगा पावर टेस्ट। तो पावर टेस्ट में हम किसी इंसान का अंडरलाइंग एबिलिटी चेक करते हैं या फिर उसका पावर चेक करते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे आपकी जो टेस्ट है वहाँ उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। और जो पावर टेस्ट है, पावर टेस्ट में जनरली हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी पहले थोड़े ईजी रखेंगे, फिर हम मॉडरेट रखेंगे और फिर हम डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। यानी आपकी जो डिफ़िकल्टी है उसको इंक्रीज ऑर्डर में रखा जाता है। और पावर टेस्ट में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाएगा, और जो स्पीड टेस्ट है वहाँ पे सारे जो आइटम्स है वो सेम डिफ़िकल्टी लेवल के होंगे। और जैसे कि एक एग्जांपल में हम ये दे रहे हैं कि पावर टेस्ट में हम ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि अगर किसी बंदे से छठा जो आइटम है, छठा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाया, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि शायद जो सब्सिक्वेंट आइटम्स है वो भी उसको डिफ़िकल्ट लगे आंसर करने में। अगर किसी से छठा वाला क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तब हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो 9th और 10th वाला क्वेश्चन है वो भी इससे शायद नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। अगर 6 नंबर मॉडरेट वाला क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो बहुत बार चांसेस है कि डिफ़िकल्ट वाला जो बाद में आएगा वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप एक नोट है, जो नोट है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखा है कि हर एक जो टेस्ट है ना वो स्पीड और पावर का कॉम्बिनेशन से बनता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पीड टेस्ट होगा या फिर कोई भी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ पावर टेस्ट होगा। जो मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट है वो स्पीड और पावर के कॉम्बिनेशन से बनता है। और द डेटा शुड बी कंबाइंड विथ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एंड पास्ट परफॉर्मेंस। और अगर किसी भी टेस्ट को हम ले रहे हैं तो उसमें उसके आंसर के साथ साथ उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या इंटरेस्ट है, और पास्ट के किसी भी तरीके के टेस्ट में या फिर उसी पर्टिकुलर टेस्ट में किस तरीके का परफॉर्मेंस रखा है, वो सब हमको जानना ज़रूरी है। किसी भी अगर टेस्ट को हम मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। ओके, तो यहाँ तक साइकोलॉजिकल टेस्ट वाला टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है केस स्टडी। तो केस स्टडी में बेसिकली आपको सबको पता ही है कि किसी भी एक फिनोमेना जो हुआ है, जो इंसिडेंट, जो घटना घटा है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे रिसर्चर फोकसेस ऑन द केसेस विच कैन प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन न्यू लर्निंग ऑन लेस अंडरस्टूड फिनोमेना। तो जो भी इंसिडेंट हुआ है हम उसको समझते हैं और हम ऐसे ही टॉपिक्स को केस स्टडी करते हैं या फिर ऐसे ही केसेस को स्टडी करते हैं
जो कि हमें क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दे सकता है या फिर कुछ नई लर्निंग दे सकता है उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि लेस अंडरस्टूड है या फिर जिनके ऊपर उतनी ज़्यादा बात हुई नहीं है। जैसे कि ये हो सकते इंडिविजुअल के ऊपर किया जाए, इंडिविजुअल के बारे में हो, किसी स्मॉल ग्रुप के बारे में हो, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में हो या फिर किसी स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में हो सकता है। ओके, अभी केस स्टडी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि मेथड्स हमारा हो सकता है इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ रेस्पोंडेंट्स हु इन सम वे और द अदर माइट बी एसोसिएटेड विद द केस एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो जो भी उस फेनोमेना से, उस इंसिडेंट से, उस केस से रिलेटेड होंगे, उनसे हम अलग अलग तरीके से अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या फिर कर सकते हैं। जो केस स्टडीज़ होते हैं वो बेसिकली इंसान की जो फीलिंग्स है, जो फैंटेसीज है, होप्स है, फियर्स है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, पेरेंटल अपब्रिंगिंग है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको समझने के लिए हम करते हैं। दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ए पर्सनस माइंड एंड बिहेवियर, ओवरऑल ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन ए पर्सनस लाइफ। तो जो केस स्टडी है बेसिकली, देखिए बाकी जो आपके टेस्ट है ना साइकोलॉजिकल, हो सकता है आपकी इंटेलिजेंस को जानने के लिए हो सकता है आपकी इंटरेस्ट को जानने के लिए हो, आपकी एटीट्यूड को जानने के लिए हो सकता है आपकी एप्टीट्यूड को भी जानने के लिए हो। लेकिन जो केस स्टडी होती है ना, वहाँ पे हम लोगों की फीलिंग्स क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, उनकी फैंटेसीज क्या रही होंगी वो देखते हैं, होप्स, उनको किस चीज़ से डर लगता है, क्या कोई चीज़ है जिससे कि उनको एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मिला हो, उनकी पेरेंटल अपब्रिंगिंग कैसी, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। जिससे कि अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ घटना हुआ है तो उस घटने के पीछे का क्या कारण है, उसका माइंड में क्या चलता है और किस वजह से उसका किस तरीके का बिहेवियर है, उसको हम समझ पाए। एक जो केस स्टडी होती है ये एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि जो फ्रूड का जो साइकोडायनामिक अप्रोच है, जहाँ पे उन्होंने अनकॉन्शियस जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन माइंड है, उसके ऊपर, सॉरी ब्रेन नहीं, ह्यूमन माइंड के ऊपर काम किया। वो जो इंसाइट्स है या फिर जो पाइगेट्स का जो थ्योरी है, वो सारा कुछ कहाँ से आया, केस स्टडी के ऊपर, मतलब केस स्टडी बेस्ड मेथड को यूज़ करके जब उन्होंने लोगों को समझा तब जाके ये आया। जैसे फ्रूड में हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट है, वहाँ पे फ्रूड ने कहा कि हमारी जो सेक्सुअल अर्जेस होती है उससे जाके हमारा कहीं ना कहीं बिहेवियर बनता है, पर्सनालिटी बनती है। अब ये जो सेक्सुअल अर्जेस है ये आपकी कौन सी चीज़ से आएगा, ये आपकी फीलिंग्स से आएगी और फैंटेसीज से आएगा। बहुत सारे लोगों की अलग अलग फैंटेसीज होती है, फीलिंग्स होती है, तो इन सारी चीज़ों पे बनती है हमारी जो साइकोडायनामिक अप्रोच है फ्रूड का या फिर जो पाइगेट्स का जो थ्योरी है, वो इन्हीं पे बनी है। ओके, अब यहाँ पे भी देखो कुछ नोट्स है और उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो पीछे से तो आ रहा है लेकिन हम आज उसको कवर करेंगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट नोट दिया है जहाँ पे आपको पहला बताया गया है कि आपको किसी भी टेस्ट को करने के लिए या फिर किसी भी केस स्टडी को अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है, तब आपको डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। आपको किसी भी एक मेथड के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। टू एंश्योर वैलिडिटी इन केस स्टडीज, रिसर्चर शुड कलेक्ट डेटा यूजिंग वेरियस मेथड्स, सोर्सेज एंड इन्वेस्टिगेटर्स, मेंटेनिंग ए क्लीन चेयर ऑफ एविडेंस। और डेटा कलेक्शन के साथ साथ आपको एविडेंस भी रखना है। ओके, दूसरी बात है यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट के जगह दूसरी या फिर तीसरी जो हम कर रहे हैं साथ में, उन टेस्ट पर अगर हम रिलाई करते हैं तब हमारी जो लिमिटेशन है यानी जो नेगेटिव फैक्टर आएगा उस टेस्ट का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हम उससे ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंट मेथड्स जो है वो सिमिलर रिजल्ट दे रहा है तब हम कह सकते हैं कि ये जो रिसर्च है वो फाइनली ट्रस्टवर्दी है। तो जैसे हमने पहली बात करी थी ना ऑब्जेक्टिविटी, तो यही पे ऑब्जेक्टिविटी ही चेक करना है कि अगर वो मतलब अलग अलग जगह से भी वो सेम ही इंफॉर्मेशन आ रहा है, इंफॉर्मेशन अगर सेम है हमारा, तब जाके ये टेस्ट रिलायबल है। या फिर इस टेस्ट को करने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। इसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन इंक्रीज कॉन्फिडेंस। तो ट्रायंगुलेशन यानी अगर आप एक की जगह 3 टेस्ट करोगे, बार बार करोगे,
तब आपका अगर रिजल्ट सेम आएगा तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होगा। अब नेक्स्ट हमारा 2 और टॉपिक बचा है, एनालिसिस ऑफ डेटा और फिर हमारा है एथिकल इश्यूज। तो इनको हम देखते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इनको देखते हैं। तो आपके लिए कुछ टास्क हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर अगर आपको मेरे साथ सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करना है, ये प्रेयसी सूत्रधर, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, ये मेरा नाम है। आपको इंस्टा पे मैं मिल जाऊंगी, आराम से ये टाइप करोगे तो मिल ही जाऊंगी और साथ में बिलव्ड एकेडमी लिखा है। ओके। और तीसरी एक और बात, आपको करना है कमेंट। और कमेंट को मैं एक्चुअली अभी एक फीडबैक के तौर पे ले रही हूँ कि आप लोग मुझे फीडबैक दो, कैसा लग रहा है आपको क्लासेस, क्योंकि ये वन वे कन्वर्सेशन हो रहा है, मैं ही करवा रही हूँ, आराम से हम लाइव वगैरह कर नहीं रहे हैं, तो मुझे पता नहीं चल रहा है आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सही गलत क्या है। तो आप लोगों को कमेंट करना है। और जो भी चीज़ और आप लोग चाहते हो कि मैं और आपके लिए कुछ करूँ, कुछ लाओ और नई चीज़ें, वो मुझे आप कमेंट में बताओ। इतनी सी बात है, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वैसे एक और क्लास बचा है हमारा। तो ये जो लेक्चर है आपको मंडे को आ जाएगा ये लेक्चर, तो आप आराम से कर लेना जो भी आपका है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और सब ठीक रहें। और नोट्स अगर चाहिए, PDF चाहिए तो ज्वाइन करो बिलव्ड कम्युनिटी व्हाट्सएप चैनल।